दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो आपको स्वरों के विभाजन की मिल चुकी है, जिसमें मैंने बताया था कि वर्ण 52 होते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूं कि वर्ण की संख्या कितनी होती है। टोटल 52 होते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और मैंने अयोगमा वहां पर केवल और केवल 2 बताए थे। लेकिन अब पूरे 52 वर्ण आपको मैं गिनाऊंगा कि कौन कौन से 52 वर्ण गिने जाते हैं। कई कई किताबों में कहीं 53 लिखे हैं, कहीं 55 लिखे हैं, कहीं 57 तक लिखे हैं। लेकिन कभी भी आपसे पूछे जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 52 होती है। अब उसमें पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में देखो कितनी संख्या होती है, 33 होती है। कौन कौन से होते हैं व्यंजन, आपको पता होगा। अगर वर्णमाला आपको याद है तो, नहीं याद है तो देखो किस तरीके से लिखेंगे। क, च, ट, त, प। अर्थात हर एक, इसको जो विभाजित करके लिखा गया है, इनको बोलते हैं वर्ग। इसको कहते हैं काका वर्ग, इसको बोलते हैं चाका वर्ग, इसको बोलते हैं टाका वर्ग, इसको बोलते हैं ताका वर्ग, इसको बोलते हैं पाका वर्ग। क्यों? क्योंकि हर किसी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, उससे उसका वर्ग मान लिया जाता है। जैसे आपके परिवार में आपके पापा जो होते हैं, तो पापा से आपका परिवार जाना जाता है। इसी प्रकार से का वर्ग में का जो है पहला सदस्य, इसलिए इसका का परिवार है। और हर एक के परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, 5 5 सदस्य हैं। तो 5 सदस्य हर एक के परिवार में, तो टोटल 5 इंटू 5 बराबर कितने सदस्य हो गए, 25 सदस्य हो गए। अर्थात 25 वर्ण जो हैं, इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण वर्ण कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इस चूंकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी स्थान से स्पर्श करके आते हैं। देखिए ये हमारा जो है, इसको स्वर तंत्र बोलते हैं। और वो मैं अगली आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा वर्ड कहां से उच्चारित होता है। अभी केवल और केवल आप ये जान लीजिए, इन सबको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 संख्या होती है। ठीक, याद कैसे करोगे, का खा गा घा इंग्या, चा छा जा झा हुआ, टा ठा डा डा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा बा मा। क्रम ना भूलो, देखो याद तो सबको होते हैं। जैसे ही आप याद दिलाओगे का, तो सब बता देंगे का खा गा 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 इंग्या। फिर कहोगे चा, तो चा छा जा 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 वहां, टा ठा डा डा ना, ता था दादा ना, पा फा बाबा मा। लेकिन भूल क्या जाते हैं कि का के बाद चा वाली लाइन आती है या का के बाद टा वाली लाइन आ जाती है। तो आप याद कैसे करोगे, क च ट त प, कच ट त प, कच ट त प। 2 4 बार बोलो, क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, क च ट त प, क च ट त प। वैसे आपने मूवी देखी है, उसमें तो कटप्पा है, लेकिन आपको बोलना है क च ट त प, क च ट त प। तो का वर्ग अगर आपने इतना बोल लिया, तो ये तो सबको आता है कि का खा गा घा इंग्या, च छ जा जा हुआ, टा ठा डा डाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा बा मा। इसके बाद क्या आते हैं, तो ये सब क्या कहला गया, ये जो 25 है स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन। अब आते हैं य र ल व, य र ल और व। ये जो 4 हैं, य र ल और व, इन सबको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है, 4। फिर इसके बाद आते हैं स स स और ह। ये संयम वाला सा, ये षटकोण वाला सा कहा जाता है, ये सड़क वाला सा कहा जाता है, और इसको हा कहते हैं। अभी तो हम संयम वाला करें, लेकिन जब ध्वनि का स्थान आएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा इसमें मूर्धा सा है, कौन सा दंती सा है। ठीक है, कौन सा ओ से उच्चारित होता है, तो ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि इन सा और हा को संख्या कितनी है, 4। कहते क्या है, ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्योंकि इनमें से ऊष्मा निकलती है। सा, आप देखो, सा 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 हा, तो ऊष्मा निकल रही है। आप अपने मुंह के आगे हाथ लगा के भी देख सकते हो। तो इनसे क्या निकल रही है, ऊष्मा। तो इसलिए इनको ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। फिर इसके बाद आता है छत्र ज्ञान, और एक और होता है संयुक्ताक्षर। इनको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। तो संख्या कितनी है, 4। छत्र, ठीक है। ये सरा जो है वो श्रमिक वाला है। श्रमिक आप देखना इस तरीके से लिखा जाता है, और श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो श्रमिक इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार में ये वाला सरा नहीं होता, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि टोटल कितने हो गए, तो 25 ये 4 आपके ऊष्मीय या संघर्षी, और फिर 4 आपके संयुक्ताक्षर। इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये हर एक व्यंजन जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है। जैसे संयुक्त स्वर पढ़े थे आपने, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। वो कितने होते हैं? 4। अब ये जो छा है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ये मैं इधर कर दे रहा हूं। छा देखो किस तरीके से मिलके बना है। छा दो से मिलके बना है, का प्लस सा से, ठीक। इसके बाद त्रा जो है वो किससे मिलके बना है? त्रा बना है ता प्लस रा से। इसके बाद ज्ञा किससे मिलके बना है? ज्ञा दो से मिलके बना है आपका जा प्लस वहां से। और स्रा जो मिलके बना है, ये आपका मिलके बना है सा प्लस रा से। तो ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं कि कौन सा किससे मिलके बना है। दूसरी चीज एक बात याद रखना, ये चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन आया था कि छा जो है किससे मिलके बना है। तो छा जो है का प्लस सा से तो बना है, बट केवल और केवल इसमें हलंत है, इस का पे हलंत है, सा पे नहीं है। वहां पूछा गया था कि का प्लस सा, इस तरीके से ऑप्शन था। एक ऑप्शन था का प्लस, इस तरीके से ऑप्शन था। एक ऑप्शन, एक तो ये हो गया, एक ये ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा उन्होंने दोनों में लगा दिया था। और चौथे ऑप्शन में एक पर भी नहीं हलंत लगाया। तो आपको इतना पता भी होगा कि का और सा से मिलके बना है, लेकिन वो कंफ्यूज कैसे कर देगा। देखो उसने दोनों में हलंत लगा दिया, फिर पीछे वाले में लगा दिया, फिर आगे वाले में लगा दिया, और फिर एक में भी नहीं लगाया। तो फिर कौन सा सही है? आगे वाले हलंत में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे कि किन किन से मिलके बने हैं पहले तो ये, फिर हलंत आगे वाले में लगता है। तो छा किससे? का प्लस सा से। त्रा किससे? ता प्लस ता। देखो त्रा में ता आ ही रहा है, तो ता प्लस रा। त्रा बोलो तो ता प्लस रा। ज्ञा बोलो तो जा। देखो ज्ञा देखो बना हुआ है, तो ज्ञा की ये हटा दो तो क्या बना है? जा। और फिर इसका ये जो है, ये लट्टू इधर था, ये लट्टू इधर था, तो इस तरीके से कर दो तो क्या बन जाएगा भाई? अगर तुम भूल भी गए तो ज्ञा का अगर भूल गए तो देखो कैसे याद कराएंगे। तो ज्ञा का ये हटा दो तो क्या रह गया? जा रह गया। और फिर इसका इधर बना दो तो क्या हो गया? वहां हो गया, ठीक है। तो ज्ञा किससे मिलके बना है? जा प्लस वहां से। और स्रा किससे मिलके बना है? सा प्लस रा से। इतनी बात आपको बिल्कुल तय हो पता चल जानी चाहिए। तो अब मैं आपको पूरे देखो वर्ण बता दूं। अब तो 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। शुरू में आपने 11 तो स्वर पढ़े थे। स्वर कितने थे? 11 स्वर थे। फिर आपने ये जो व्यंजन पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 11 और 25, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद आपने 4 क्या पढ़ लिए? अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए। फिर आपने 4 क्या पढ़ लिए? ऊष्मीय व्यंजन पढ़ लिए। फिर आपने ये 4 क्या पढ़ लिए? संयुक्ताक्षर पढ़ लिए। टोटल आप जोड़ो जरा कितने हो गए? 11 और 25, 11 और आपके 25, 11 ये 25 ये, 4 4 और 4, तो 5 और 1 6, 6 4 10 और 4 14 और 4 14 और 4 18 की 8 हासिल लगी 1 2 3 और 1 4 48 होते कितने? 52। अभी 2 आपके गायब हैं। तो जो 2 अभी आपने पढ़े थे वो स्वर में, जो ये क्या थे? 2 अयोग भा पढ़े थे। तो अयोग भा और हो गए अंग और हा, तो अब कितने हो गए आपके? 50। अब 2 और बचे। तो देखिए 2 और होते हैं, उनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। एक ये ढा होता है और एक ये ढा होता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? द्विगुण। द्विगुण या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो पेपर में द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो ये भी 2 जोड़ लो तो क्या बन गए आपके? 52 हो गए पूरे। अब देखो मैं आपको पूरे 52 बता पाऊंगा, आप भी बता पाओगे अपने पूरे 52। तो इस तरीके से वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं, ठीक। अब एक बात और सुनिए कि इस या रा ला वा इन चारों को तो अंतस्थ कहते हैं, लेकिन या और वा इन दोनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अब आप कहोगे कैसे अर्धस्वर? तो देखो इन दोनों को अर्धस्वर ऐसे कहते हैं, जैसे कौवा लिखा है। क्या लिखा है? कौवा। तो इस आ की जगह इस तरीके से आपने कौवा लिखा भी देखा होगा, कौवा भी लिखा देखा होगा, क्योंकि वा क्या है? अर्धस्वर है। इसी तरीके से आपने महिलाएं लिखा देखा होगा। क्या देखा होगा? महिलाएं।
तो महिलाएं ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है, महिलाएं। तो या और वाह क्या होते हैं? अर्ध स्वर। अगर पेपर में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा, मान लीजिए पूछा गया निम्नलिखित में से आ, ई, या और उ कि कौन सा अर्ध स्वर है, तो कौन सा अर्ध स्वर है? या अर्ध स्वर है। ठीक है। अब रा क्या होता है? देखिए एक और व्यंजन होता है जिसको कहते हैं लुंठित। लुंठित। तो रा को लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं और ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ला को लुंठित और ला को पार्श्विक। लोग गलत कर देते हैं, ला को लुंठित लिखे आते हैं और रा को पार्श्विक लिख देते हैं, जबकि अपोजिट है। लुंठित जिसमें आए, इसमें लुंठित में ला आ रहा है तो फिर ला नहीं है, तो लुंठित कौन सा हुआ? रा वाला। और देखो इसमें रा उड़ रहा है तो पार्श्विक में रा नहीं है, पार्श्विक में कौन सा है? ला है। तो दो अर्ध स्वर कौन से होते हैं? या और वा होते हैं। और लुंठित में क्या होता है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक। तो अब एक बार मैं आपको, और साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए कि हर वर्ग के लास्ट में जो ये णा 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 और ना और मा लिखे हैं, ये 5, इनको बोलते हैं नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि ये नाक से उच्चारित होते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आप ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में कंप्लीट होना चाहिए कि 25 तो स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन है और 4 ही आपके संयुक्ताक्षर है। ठीक है। और 2 आपके, 2 जो है, 2 माने 2, और 2 ही आपके कैसे हैं? द्विगुण व्यंजन है। ठीक। और इसके बाद आप तो ये बात याद रख लेंगे। अब मैं आपको 52 जो है वो पूरे वर्ण एक बार बता दूं कि कौन कौन से वर्ण 52 वर्णमाला को बनाते हैं। तो देख लो आप मेरे साथ। देखिए स्वर कितने थे आपको पता है, 11। इसके बाद आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। फिर आपने ऊष्मीय व्यंजन पढ़े। ऊष्मीय व्यंजन आपके कितने थे? 4। ऊष्मीय व्यंजन से पहले अंतस्थ व्यंजन पढ़े, तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 थे। ऊष्मीय व्यंजन भी आपके कितने थे? वो भी आपके 4 थे। इसके बाद आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े, तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर पढ़े, वो भी कितने थे? 4 थे। इसके बाद आपने द्विगुण व्यंजन पढ़े, तो द्विगुण व्यंजन में 2 थे और एक और रह गया आपका अयोगवाह आपने पढ़ा था। तो अयोगवाह आपने पढ़ा, अयोगवाह कितने थे? 2। तो अब आप सबको जरा जोड़िए, तो 5 और 1 6, 6 4 10, 4 14, 14 4 18, 18 2 20 और 2 22 की 2 वहां से लगी 2, 2 3 4 और 5, कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण हो गए। ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि 52 वर्ण आपके इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिए। अब देखिए जैसे आपने स्वरों का विभाजन देखा था, ऐसे ही व्यंजन का विभाजन देखिए कि व्यंजन जो है किस किस तरीके से विभाजित किए गए हैं, या अर्थात वर्णों का विभाजन में एक, अच्छा विभाजन से पहले एक बात और देख लीजिए, जैसे आगत स्वर। आगत स्वर आपको पता है कौन सा है? केवल और केवल ये है। ठीक। इसी तरीके से आगत व्यंजन भी होते हैं जो कि किसी भाषा से आए हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए इस तरीके से आ बना है और नीचे इस तरीके से बिंदी लगी रहती है। का के नीचे बिंदी लगी रहती है, खा के बिंदी लगी रहती है, जा के नीचे बिंदी लगी रहती है। इसके बाद गा, जैसे गा के नीचे, जा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे और फा के नीचे। तो इन आगत व्यंजनों को नुक्ता व्यंजन भी बोलते हैं। नुक्ता व्यंजन क्यों? क्योंकि ये जो बिंदी लगी होती है, इन सबकी ये नीचे बिंदी जो होती है वो नुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? नुक्ता। तो इन दो का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जा और फा का। इनको देखो पढ़ेंगे कैसे, इनको कहते हैं जा, जा और फा। ये उर्दू में एक तरीके से फारसी से आए हैं, तो ये फारसी और अरबी और फारसी से आए हैं। अरबी और कहां से आए? फारसी से आए। तो इसीलिए इनको पढ़ते हैं जा। जैसे गजल, कैसे कहेंगे? गजल, तो गजल बोलेंगे, फजल है ना, गजल फजल। वैसे तो बोल सकते तो गजल बोलते हम लोग, कहीं गजल, तो गजल नहीं है, गजल बोला जाता है, फजल बोला जाता है, ना कि फजल बोला जाता है। ठीक है।
तो ये क्या कहलाते हैं? नुक्ता व्यंजन कहलाते हैं या आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो कई कई किताबों में इन सबको जोड़कर भी वर्णमाला के वर्णों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसमें जैसे मान लो अगर आगत स्वर जोड़ लें तो 52 में एक जुड़ जाएगा, 53 हो जाएंगे, और ये दो और जोड़ लेते हैं वो तो 55 बना देते हैं, 53 और 2 55 कर देते हैं, और सब जोड़ लें तो 58 भी हो जाए। लेकिन वर्णों की संख्या हमेशा कितनी बताएंगे आप? 52 बताएंगे। इनको वर्ण की वर्णमाला में नहीं माना जाता। अब देखो, वर्णों का विभाजन आप पढ़ेंगे जिसमें व्यंजन भी और स्वर भी आएंगे। वो देखिए कैसे। तो मैं यहां पर वर्णों का विभाजन कर रहा हूं। वर्णों का विभाजन या वर्गीकरण जो है वो देखो किस किस आधार पर कर रहा हूं। मैं एक दो आधार पर कर रहा हूं, एक गोसत्व के आधार पर और एक आपका कर रहा हूं प्राणत्व के आधार पर। एक गोसत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। अभी मैं पूरा बताऊंगा। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार से, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। और प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार से, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, घोषत्व के आधार का मतलब क्या है? दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ, एक घोषत्व और एक प्राणत्व के आधार पर। देखिए, घोषत्व का मतलब होता है जो ये स्वर तंत्रिकाएं हैं जहां से हम ये ध्वनियां निकालते हैं, तो इन स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर इनमें क्या होता है? कंपन होता है। भाई बिना कंपन के कोई भी स्वर नहीं निकलेगा, टकराएगा नहीं इधर उधर, तो बिना कंपन के तो निकलेगा नहीं। तो घोषत्व आपने देखा भी होता है, जैसे शिशु मंदिर में अगर जो पढ़े हैं तो वहां घोष बजाया जाता है जिसको बैंड कहते हैं। कोई जब कहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो घोष बजाया जाता है। उस घोष में क्या होता है भाई? उस घोष में स्टिक होती है, उस स्टिक से बैंड बजाते हैं, तो वो जो घोष में क्या होता है? कंपन होता है। तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, अघोष और सघोष में। और प्राणत्व का मतलब है जिसमें प्राण माने होती है वायु। तभी आपने देखा होगा प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं? वायु को नियंत्रित करते हैं, जो अनुलोम विलोम में करवाया जाता है। तो प्राणायाम का मुख्य रूप से अर्थ होता है वायु को नियंत्रित करना, ऊपर अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना। तो इसमें वायु को कितनी मात्रा में अंदर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए वर्ण निकलते हैं, तो उनके आधार पर दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अघोष तो घोषत्व के आधार पर समझ गए, जो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। अघोष में क्या होता है? जिसमें कंपन कम हो, जिसमें कंपन कम हो, और इसमें कंपन सघोष में ज्यादा हो। अब देखो, एक बात सुनना शुरू है। अभी जब हमने व्यंजनों को व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन लिखे थे स्पर्श व्यंजन से लेके पूरे, तो क्या लिखा था? क, च, ट, त और प। इसमें क, ख, ग, घ और ङ, च, छ, ज, झ और व, ट, ठ, ड, ढ़ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल और व। इसके बाद स, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, यही तो पढ़े। और साथ ही साथ सभी स्वर, जिसमें स्वर कौन कौन से आते हैं? ये आपके स्वर हो गए, वो हो गए आपके आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और अ। ठीक है, इतने ही तो वर्ण होते। अब इनमें आपको बताने की अघोष कौन से वर्ण है। तो देखो, इनको अगर मैं मान लू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने पहली रो मान ली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो अघोष देखो, आ माने होता है प्रारंभ। भाई आ माने पहला वर्ण कौन सा है? आ होता है। तो इसका मतलब पहली पंक्ति में जितने भी लिखे हुए हैं वो सब अघोष हैं। और साथ ही साथ दूसरी में पहली और दूसरी वाले क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें कंपन कम हो। और बचे हुए तीसरी चौथी पांचवी वाले वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। तो तीसरी चौथी पांचवी वाले क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। साथ ही साथ इसमें अघोष में ये जो लिखे हुए हैं ये तीन, ये अघोष में ही कहलाएंगे, जबकि वैसे तो दूसरे वाले कहलाते हैं। लेकिन यहीं तक हमेशा वर्गों का विभाजन आप इनमें ही मानेंगे, इन्हें वर्ग के विभाजन में नहीं माना जाता। ये नहीं आप कहोगे कि ये तो दूसरी लाइन के नीचे लिखा है तो ये दूसरा वर्ग का ही, मतलब दूसरी लाइन वाला, ये नहीं।
ये अलग है क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है और ये संयुक्ताक्षर है। तो फिर इसके में कौन कौन से और आते हैं? एक तो पहला दूसरा मतलब का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था और फा आएंगे। और साथ ही साथ आपके ये तीनों सा ये तीनों, ठीक है। और इसमें कौन से आएंगे? तो 3 4 5 वाले, 3 4 और 5 वाले। और साथ ही साथ ये जो बचे हैं आपके कौन से? ये चारों, या, र, ला, वा, ठीक है। या, र, ला और वा। और इसका जो छूट गया था हा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जितने भी ये स्वर हैं, इन स्वरों को भी सभी स्वर किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। सभी स्वर सघोष में आएंगे, ठीक है। तो आपके पूरी वर्णमाला के जो पूरी वर्णमाला के व्यंजन थे वो इसमें विभाजित हो गए। तो टोटल रूप से पहले और दूसरे वर्ग के किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। सा ये तीनों सा भी अघोष होते हैं। और सघोष में कौन कौन से आएंगे? 3 4 5 सभी स्वर और या, र, ला, वा और हा आएंगे। अब बचे हुए देखो अल्प प्राण में जितने वर्ण यहां विभाजित किए उतने ही वर्ण यहां विभाजित करने। तो अल्प प्राण में अल्प माने होता है जिसमें कम वायु लगे। तो देखो अगर कम वायु लगनी है तो आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में आते हैं दूसरा और चौथा। अब कैसे देखोगे? देखो आ माने पहला प्रारंभ है, आ पहला वर्ण होता है। जैसे अघोष में पहला वाला आता है, ऐसे अल्प प्राण में भी पहला वाला आता है, पहले वर्ग के आते हैं। और साथ ही साथ सबसे सरल तरीका बता दें, इस वाली लाइन पे लिख दो अल्प और इस पे लिख दो महा, फिर लिख दो अल्प, फिर लिख दो महा, फिर लिख दो अल्प। अल्प महा, अल्प महा, अल्प। तो आपको 1 3 5 2 4 याद कर लो, या सीधे देखो, सीधा तरीका अल्प महा, अल्प महा, अल्प। तो पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग के वर्ण जो होंगे वो अल्प कहलाएंगे और दूसरे और चौथे वर्ग के जो है महा कहलाएंगे। साथ ही साथ अब और कौन से अल्प कहलाएंगे? इसमें अल्प कहलाएंगे या, रा, ला और वा, ठीक। और जितने भी स्वर हैं सभी स्वर। और महा में कौन से कहलाएंगे? महा में जो बचे हुए हैं आपके सा और हा, ठीक। तो ये आपका वर्गों का वर्गीकरण हो गया। इसमें आपने पूरे देख लिए कि घोषत्व के आधार पर, जो कंपन के आधार पर अघोष और सघोष, और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि किस वर्ग का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, ठीक। धन्यवाद।